Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is about archetype criticism. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Before going about archetype criticism, we will see revision point from previous video, that is allegory. तो यहाँ पे जो वर्क्स ये दिए गए हैं, ये सभी वर्क्स एलिगरी से रिलेटेड हैं. तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. पहले एवरी मैन, ये भी एलिगोरिकल वर्क है. द फेरी क्वीन, ये तो एलिगोरिकल वर्क है. फेरी क्वीन की टाइम पीरियड क्या है? 1590 to 96. एल एलिग्रो एंड इल प्रिंसेरेशो 1645 का वर्क है. पैराडाइज लॉस्ट 1667 का वर्क है. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 का वर्क है. एब्सलम एंड एकिटोफेल 1681 का वर्क है. गुलिवर्स ट्रेवल्स 1726 का वर्क है. आप लोग देख रहे हैं कि ये सभी वर्क्स जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट किए गए हैं. तो इसको ध्यान देंगे बिकॉज क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ओड ऑन द पोएटिकल कैरेक्टर्स 1747. Elegy written in a country church year 1751. Ode to Autumn 1820. Prometheus Unbound 1820. First Part Second 1832. The Dynast 1904. तो ये सारे जो वर्क्स हैं इनका डेट और सीरियल वाइज इसको दे रखा गया है. तो ये सभी सीक्वेंस आपको रिकॉल करने होंगे. अब आपको इसके ऑथर्स के बारे में बताना होगा कि ये जो वर्क्स हैं किन ऑथर्स के हैं. तो इसे आप लोग बताएंगे. अगर नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा. तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए. Now we will see archetype criticism. In literary criticism, the term archetype denotes recurrent or repeated narrative designs, patterns of action, character types, themes, and images, which are identifiable in a wide variety of works of literature as well as in myths, dreams, and even social rituals. Archetype criticism क्या होता है लिटरेचर में? Archetype का मतलब होता है कि वो सभी चीजें जो रिकरेंट या रिपीटेड होते हैं. अब कौन सी चीजें रिकरेंट या रिपीटेड होते हैं लिटरेचर में? जैसे नैरेटिव डिजाइन्स हुए, पैटर्न्स ऑफ एक्शन हुआ, कैरेक्टर टाइप्स हुए, थीम्स हुआ, इमेजेस हुए. तो ये सभी जो चीजें बार बार रिपीट किए जाते हैं लिटरेचर में, दैट इज कॉल्ड आर्chetype क्रिटिसिज्म. और यू बेटर नो दैट कि कौन सी वो चीजें जो रिपीट होते हैं. तो उसमें आपने देखा कि डिजाइन्स, पैटर्न्स ऑफ एक्शन, कैरेक्टर टाइप्स, थीम से, इमेजेस से. और ये सभी कहीं ना कहीं कहाँ से रिलेटेड है? मीथ से, ड्रीम से और सोशल रिचुअल से. तो जो मैथोलॉजीज होते हैं, मैथोलॉजिकल स्टोरीज होते हैं, वो क्या होते हैं? हम लिटरेचर में हमें क्या मिलता है? मैथोलॉजिकल स्टोरी जो है बार बार वो आते रहते हैं लिटरेचर में. तो उसी को आर्chetype criticism बोलते हैं. Archetype literary criticism is a type of analytical theory that interprets a text by focusing on reappearing myths and archetype symbols, images, character types. अब देखिए आर्chetype literary criticism एनालिटिकल थ्योरी का क्या है? टाइप है, एक प्रकार. जो एनालिटिकल थ्योरी होती है उसका एक प्रकार है जिसमें इंटरप्रेट अ टेक्स्ट बाय फोकसिंग ऑन रिपेयरिंग myths एंड आर्कटाइप्स. तो जो भी myths होते हैं रीअपीयर होते हैं. ठीक है, यानी कि आर्कटाइप क्रिटिसिज्म में जो myths होते हैं वो रिपेयर होते हैं, आर्कटाइप्स जो होते हैं वो रिपेयर होते हैं. और आर्कटाइप्स क्या होता है? सिंबल्स, इमेजेस, कैरेक्टर टाइप्स है, थीम से. ये सभी चीजें जो है ये रीअपीयर होते हैं और इनसे रिलेटेड जो टेक्स्ट होते हैं उन्हीं को इंटरप्रेट किया जाता है आर्chetype लिटरेरी क्रिटिसिज्म में. आई होप आप लोग को इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि आर्chetype लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो भी चीजें, इवेंट्स होते हैं, मिथ्स होते हैं, जो क्लासिकल इवेंट्स होते हैं, मैथोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, वो रिकरेंट होते हैं या रिपीट किए जाते हैं या रीअपीयर होते हैं लिटरेचर में. तो दैट, और उन्हीं से रिलेटेड जो टेक्स्ट होते हैं जब उनको इंटरप्रेट करते हैं तो वो आता है आर्chetype लिटरेरी क्रिटिसिज्म में. Such recurrent items are held to be the result of elemental and universal forms or patterns in the human psyche whose effective embodiment or actualization
in a literary work evokes a profound response from the attentive reader because he or she shares the archetype expressed by the author. अब इस तरह के जो रीअपियरिंग जो होते हैं आइटम्स जो रीअपियर होते हैं लिटरेचर में, वो क्या होता है, रिजल्ट ऑफ एलिमेंटल एंड यूनिवर्सल फॉर्म्स और पैटर्न्स इन द ह्यूमन साइकी। जो ह्यूमन साइकी होते हैं ना, उसमें उनका जो फॉर्म होता है दैट इज एलिमेंटल और यूनिवर्सल होता है। मतलब उस तरह की चीजें यूनिवर्सलाइज होती हैं, उन्हें यूनिवर्सल रूप में एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ ये मीथ है और ये क्लासिकल इवेंट से, मीथ है एशियंट इवेंट से, जिसे हम टाइप में इसे इंक्लूड करते हैं। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है। Whose effective embodiment and actualization in a literary work evokes a profound response from the attentive reader। तो जो attentive reader होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, इनका एक तरह से इफेक्टिव एक्चुअलाइजेशन क्रिएट होता है। तो जो आर्ट-टाइप क्रिटिसिज्म होते हैं ना, उनका जो एक्चुअलाइजेशन या एम्बॉडीमेंट होता है, ठीक है, तो जो एक तरह से उसका वास्तविककरण होता है, वो हमारे जो रीडर होते हैं, जो इस तरह के वर्क रीड करते हैं, उनके अंदर एक प्रोफाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करता है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो रीडर होता है वो आर्कटाइप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के द्वारा जो आर्कटाइप प्रेजेंट किए जाते हैं उसे वो एक्सप्रेस करता है रीडर, और इस वजह से उसका इफेक्टिवली एक्चुअलाइजेशन होता है, वास्तविककरण होता है। तो यही है आपका आर्कटाइप लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। जेम्स जी फ्रेजर, हु इज द गोल्डन बॉब 1890 to 1915, identified elemental patterns of myth and ritual that he claimed recur in the legends and ceremonies of diverse and far-flung cultures and religions। जेम्स जी फ्रेजर ऑथर हैं, इनका वर्क है द गोल्डन बॉब, जो कि 1890 से 1915 के टाइम का है। आइडेंटिफाइड एलिमेंटल पैटर्न्स ऑफ मीथ, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, जो रिचुअल और मीथ है उनके एलिमेंटल पैटर्न्स को उन्होंने फाइंड आउट किया है। He claimed recur in the legends and ceremonies of diverse and far-flung cultures and religions। अब देखिए दूर दराज के जो भी कल्चर है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो भी कल्चर्स हैं, जो भी रिलीजन्स हैं, उन कल्चर और रिलीजन से रिलेटेड जो भी मीथ्स और रिचुअल है, उसके एलिमेंटल पैटर्न को जेम्स फ्रेजर ने अपने वर्क गोल्डन बॉब में आइडेंटिफाई किया है। मतलब एक तरह से इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे जो भी कल्चर्स और रिलीजन पाए जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी मीथ अवेलेबल है, उसी को इन्होंने अपने वर्क द गोल्डन बॉब में क्या किया है, इंक्लूड किया है। An even more important antecedent was the depth psychology of Carl J. Jung, 1875 to 1961 इनके टाइम पीरियड है कार्ल जी जुंग का, who applied the term archetype to what he called primordial images, the psychic residue of repeated patterns of common human experience in the lives of our very ancient ancestors। देखिए कार्ल जी जुंग जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने जो टर्म है आर्कटाइप, उसको क्या किया है, अप्लाई किया है। किस चीज के लिए अप्लाई किया है, प्राइमोर्डियल इमेजेस के लिए, साइकिक रेसिड्यू के लिए। क्यों, क्योंकि जो एशियंट एंसेस्टर्स हैं हमारे वर्ल्ड लेवल पे, उनसे रिलेटेड जो उनके लाइफ से रिलेटेड जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंस है, कॉमन एक्सपीरियंस है, उसके रिपीटेड पैटर्न को इन्होंने यहाँ पे इन जो ये जो टर्म्स है प्राइमोर्डियल इमेजेस, साइकिक रेसिड्यू, इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है, उनको रिप्रेजेंट किया है। तो आप देख रहे हैं ये जो ऑथर है, इनका इन ऑथर के नेम्स और इनके वर्क्स जो है वो आपको याद रखने होंगे। तो जेम्स जी फ्रेजर का वर्क है तो गोल्डन बॉब, कार्ल जी जुंग का वर्क है, कार्ल जी जुंग जो है ये ऑथर हैं, इस जो आर्कटाइप लिटरेरी क्रिटिसिज्म से इससे रिलेटेड है। तो इन्होंने आर्कटाइप को अप्लाई किया है प्राइमोर्डियल इमेजेस और साइकिक रेसिड्यू के रूप में।
Archetypal literary criticism was given impetus by Maud Bordgin's archetypal patterns in poetry 1934 and flourished especially during the 1950s and 1960s. देखिए कोई भी मूवमेंट होता है या कोई भी लिटरेचर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत पॉपुलर होता है। तो जो आर्केटाइप लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इसकी भी फ्लोरिशिंग टाइम पीरियड क्या है, 1950s to 1960s। अब देखिए इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म को सबसे ज्यादा स्पीड किसने प्रोवाइड की है, तो मॉड बॉटकिन ने। मॉड बॉटकिन का वर्क है आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री 1934 का। तो इस वर्क के माध्यम से इन्होंने आर्केटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक तरह से स्पीड प्रोवाइड की है, गति प्रोवाइड की है। Some archetypal critics have dropped Jung's theory of the collective unconscious as the deep source of these patterns. कुछ जो critics हैं इस फील्ड के, वो लोग जो जंग की थियरी है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की, उसको वो लोग ड्रॉप करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एज द डीप सोर्स ऑफ दिस पैटर्न्स, इसलिए कि इन द वर्ड्स ऑफ नॉर्थर फ्राई, this theory is an unnecessary hypothesis and the recurrent archetypes are simply there, however they got there. तो ऐसा जंग की जो थियरी है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को वो लोग इसलिए ड्रॉप करते थे, जैसा कि नॉर्थर फ्राई कहते हैं कि इनकी ये जो थियरी है जंग की ना कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की, वो एक अननेसेसरी हाइपोथेसिस है। तो ऐसा मानकर ये लोग क्या करते हैं, उससे रिजेक्ट करते हैं। Among the prominent practitioners of various modes of archetypal criticism, in addition to Maud Bordgin, are G. Wilson Knight, Robert Graves, Philip Wheelwright, Richard Chase, Leslie Fedler, and Joseph Campbell. तो देखिए आपको आर्केटाइप लिटरेरी क्रिटिसिज्म जब पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड ऑथर से के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऑथर हैं जो आर्केटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं। तो आपको मॉड बॉडगिन का नाम तो बताना ही है, कार्ल जी जंग का नाम बताना है, नॉर्थर फ्राई का नाम बताना है, और इनके साथ साथ आपको विल्सन नाइट, रॉबर्ट ग्रेव्स, फिलिप विलराइट, रिचर्ड चेस, लेस्ली फेडलर एंड जोसेफ कैपेल के भी नाम आपको याद रखने हैं। आगे और पॉइंट्स देखते हैं। These critics tend to emphasize the occurrence of mythical patterns in literature on the assumption that myths are closer to the elemental archetype than the artful manipulations of sophisticated writers. देखिए जो critics होते हैं इस लेवल के, जो mythical patterns रहे लिटरेचर में, उस पे ये लोग emphasize करते हैं, फोकस करते हैं on the assumption that myths are closer to elemental archetype. अब ये critic क्या मानते हैं कि जो मीथ है वो एलिमेंटल आर्केटाइप के करीब है, ठीक है। तो ऐसा एजम्पशन करते हुए, मानते हुए ये लोग लिटरेचर में एक मिथिकल पैटर्न की ऑकरेंस को पर फोकस करते हैं कि हर लिटरेचर में कोई ना कोई एक मिथिकल पैटर्न होता है जो राइटर उसे प्रेजेंट करता है, तो उस पर ये लोग फोकस करते हैं। देन द आर्टफुल मैनिपुलेशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड राइटर्स, तो ये जो सोफिस्टिकेटेड राइटर्स है ना, उनके जो आर्टफुल मैनिपुलेशन है उस पे फोकस करने के बजाय ये लोग एलिमेंटल आर्केटाइप पर फोकस करते हैं, ये सोचकर कि ये मीथ के बहुत करीब है, ऐसा मानते हैं, और उसमें एक मिथिकल पैटर्न है, उसको ये लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसी पर फोकस करते हैं। उन्हें ये लगता है कि कोई ना कोई पैटर्न जरूर है लिटरेचर में, जो मीथ वगैरह यूज होते हैं उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, तो उसी पे ये लोग फोकस करते हैं। इन हिज रिमार्केबल एंड इन्फ्लुएंशियल वर्क एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, नॉर्थर फ्राई डेवलप्ड द आर्केटाइपल अप्रोच। नॉर्थर फ्राई का वर्क है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। कब का ये वर्क है? 1957 का, क्योंकि 1950s और 1960s में ही तो आर्केटाइप क्रिटिसिज्म पॉपुलर हुआ था, which he combined with the typological interpretation of the Bible and the conception of the imagination in the writings of the poet and painter William Blake. देखिए विलियम ब्लैक जो कि जाने माने
पोएट है इंग्लिश लिटरेचर के, तो इनके राइटिंग्स में जो बाइबल और बाकी जो इमेजिनेशन का जो प्रेजेंटेशन है उसी के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड इनका वर्क है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म नॉर्थप फ्राई का, जो कि आर्केटाइपल अप्रोच का एक एग्जाम्पल है और ये वर्क याद रखेंगे 1957 का है। नॉर्थप फ्राई से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है तो उसे देखेंगे। नॉर्थप फ्राई यूजेस द सीजन्स इन हिज आर्केटाइपल स्कीमा। इन्होंने अपने आर्केटाइपल स्कीमा में सीजन्स को यूज किया है और वो सीजन्स यू बेटर नो दैट समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर एंड स्प्रिंग। तो कैसे इन्होंने यूज किया है अपने आर्केटाइपल स्कीमा में, यानी कि अपने वर्क एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में आर्केटाइपल स्कीमा जो इन्होंने यूज किया है और इसमें इन्होंने सीजन को यूज किया है। तो समर सीजन डिनोट करता है रोमांस को, याद रखेंगे इनके आर्केटाइपल स्कीमा के अकॉर्डिंग जो इन्होंने सीजन को यूज किया है नॉर्थप फ्राई ने। तो समर सीजन क्या कर रहा है, रोमांस को डिनोट कर रहा है और इसका मतलब हुआ द बर्थ ऑफ हीरो, यानी कि हीरो का बर्थ। किसी भी लिटरेरी वर्क में हीरो का बर्थ क्या है, वो समर सीजन है, वो रोमांस है। ऑटम ट्रेजेडी को डिनोट करता है। ट्रेजेडी में क्या होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स डेथ और डिफीट ऑफ द हीरो। तो यू बेटर नो दैट कि ट्रेजेडी में क्या होता है, या तो जो हीरो होता है उसकी हार होती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो ऑटम का मतलब हो गया ट्रेजेडी। विंटर आयरनी और सटायर, द हीरो इज एब्सेंट। तो हीरो क्या होता है, जब इनके वर्क के अकॉर्डिंग आर्केटाइपल स्कीमा के अकॉर्डिंग जब उस लिटरेरी वर्क का विंटर सीजन आता है तो दैट इज आयरनी और सटायर, और विंटर सीजन में जो हीरो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग, और स्प्रिंग कॉमेडी को डिनोट करता है। कॉमेडी में क्या होता है, द रीबर्थ ऑफ द हीरो। देखिए समर में क्या हो रहा है, रोमांस है और ये हीरो का बर्थ है, और स्प्रिंग क्या है, ये कॉमेडी है और बर्थ नहीं है, ये रीबर्थ है, पुनर्जन्म है हीरो का। ठीक है, तो इस तरह से सीजन का इन्होंने इंक्लूजन किया अपने आर्केटाइपल स्कीमा में। इसे आप लोग याद करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनके समर सीजन का क्या मतलब है, ऑटम का क्या मतलब है, विंटर का क्या मतलब है, स्प्रिंग का क्या मतलब है। जोसेफ कैम्पबेल्स हीरो एंड अ थाउजेंड फेसेस 1949 pioneered the idea of the monomyth, a universal pattern in heroic tales across different cultures and genres. जोसेफ कैम्पबेल, इनका वर्क है हीरो एंड अ थाउजेंड फेसेस, 1949 का वर्क है। इसमें मोनोमीथ की जो आइडिया है इसको इन्होंने प्रेजेंट किया है। मोनोमीथ की आइडिया का मतलब क्या है कि मोनोमीथ में जो भी मीथ वगैरह है, चाहे वो किसी भी कल्चर और जॉनर से रिलेटेड मीथ हो, उसका एक यूनिवर्सल पैटर्न है और वही मोनोमीथ कहलाता है। तो मोनोमीथ का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल पैटर्न होता है जो हीरोइक टेल्स होते हैं उससे रिलेटेड। तो हीरोइक टेल्स से रिलेटेड यूनिवर्सल पैटर्न ही मोनोमीथ कहलाता है, और ये अलग अलग कल्चर और अलग अलग जॉनर से एक तरह से इनको क्या किया गया है, यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोमीथ। मोनोमीथ टर्म कहाँ से लिया गया है, तो जेम्स जॉयस से बोरो किया गया है। इस टर्म को ये भी पूछा जा सकता है कि जोसेफ कैम्पबेल ने जो मोनोमीथ टर्म यूज किया है और जो आइडिया यूज किया है, तो मोनोमीथ टर्म कहाँ से इन्होंने बोरो किया, तो जेम्स जॉयस से। Northrop Frye's two opposite seasons are in Samuel Beckett's Waiting for Godot tragic comedy. तो नॉर्थप फ्राई का जो सीजन वाला है, जो इन्होंने सीजन को यूज किया है अपने आर्केटाइपल स्कीमा में, तो सैमुअल बेकेट का जो वर्क है वेटिंग फॉर गॉडॉट, उसमें बहुत अच्छे से आप देखेंगे कि दो ऑपोजिट सीजन कितने अच्छे से उसको इन्होंने सैमुअल बेकेट ने यूज किया है वेटिंग फॉर गॉडॉट में। दैट इज ट्रेजिक कॉमेडी। अब ट्रेजिक कॉमेडी क्या है, ये दोनों ही क्या है, अपोजिट है। और यहाँ सीजन में भी देखिए ट्रेजेडी क्या है, ऑटम सीजन है, कॉमेडी क्या है, स्प्रिंग सीजन है। तो दो अपोजिट जो सीजन से उसको सैमुअल बेकेट ने अपने वर्क वेटिंग फॉर गॉडॉट में
यूज किया है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ऑफ राय के वो जो कौन से 2 सीजन से, 2 अपोजिट सीजन से जो सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गॉडट में देखने को मिलता है। तो ट्रेजिकॉमेडी मींस ऑटम एंड स्प्रिंग। So this is all about for this topic archetypal criticism. होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे आंसर की तरफ। देखिए, एवरीमैन, इसके ऑथर के बारे में पता नहीं है, एग्जैक्ट डेट भी नहीं पता है, बट इट इज वन ऑफ द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो जब ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को बिलोंग करता है एवरीमैन, तो इट्स मीन कि ये जितने भी यहाँ पे लिटरेरी वर्क है, इससे सबसे पुराना ये है। Then comes the Fairy Queen 1590 to 96 वर्क। ये वर्क जो है फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर का वर्क है। एल एलिग्रो एंड एल पेंसरेशो 1645, ये जॉन मिल्टन का वर्क है। पैराडाइज लॉस्ट 1667, यू बेटर नो दैट, ये भी मिल्टन का ही वर्क है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678, इट्स वर्क ऑफ जॉन बनियान, और ये जो वर्क है आर्केटाइपल जो क्रिटिसिज्म में इस कैटेगरी में भी आता है, और एलिगोरिकल वर्क की कैटेगरी में भी ये आता है। सॉरी, इट्स एलिगोरिकल वर्क। एब्सलॉन एंड अकितोफेल 1681, जॉन ड्राइडेन। गुलिवर्स ट्रेवल्स 1726, जोनाथन स्विफ्ट। ओड ऑन द पोएटिकल कैरेक्टर 1747, विलियम कॉलिंस। तो याद रखेंगे, ओड ऑन द पोएटिकल कैरेक्टर कब का वर्क है? 1747 का, ऑथर है विलियम कॉलिंस। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च 1751 का वर्क है, टॉमस ग्रे का फेमस एलिजी है। ओड टू ऑटम किड्स के ओड में से एक है, 1820 का ओड है ये, जॉन किड्स का। प्रोमेथस अनबाउंड 1820 का पीबी शैली का लिरिकल ड्रामा है। फर्स्ट पार्ट सेकेंड 1832, ये गोथे का वर्क है। द डायनेस्ट 1904 एक्ट प्ले है, टॉमस हार्डी का। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, वर्क, इनके डेट्स और इनके ऑथर। देयरफॉर अगर आप लोग चाहे तो मतलब इस तरह से याद रखते रहेंगे, 1-2 मिनट इस पे आप फोकस कर देंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू आंसर इन योर एग्जाम्स। होप you have understand everything। तो प्लीज आप लोग ऐसे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को भी, सो दैट कि अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।